तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। वक्फ बोर्ड और संपत्तियों से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णय पर मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये निर्णय निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम देगा, क्योंकि वक्फ संपत्तियों पर कुछ लोगों ने बेजा कब्जा कर रखा था। विश्वास सारंग ने कहा, वक्फ संपत्तियों का उपयोग उन लोगों के लिए होना चाहिए जिन्हें इनसे सहायता की आवश्यकता है। कुछ मुस्लिम नेताओं ने इन संपत्तियों का गलत तरीके से इस्तेमाल किया था ताकि अपने परिवार को ऐशो आराम के लिए उनका फायदा उठा सके। बोर्ड और वक्फ संपत्तियों से संबंधित जो केंद्र सरकार का सकारात्मक कानून था, उसके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है वो निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम देगा। हम सालों से देखते आए हैं कि वक्फ संपत्तियों का बेजा कब्जा चंद परिवारों ने कर रखा था। सही मायने में वक्फ संपत्ति उन लोगों के उपयोग में आनी चाहिए जिनको इन संपत्तियों के माध्यम से सहायता की जरूरत है, सेवा की जरूरत है, जो गरीब हैं, जिन के परिवार में आर्थिक रूप से तंगी है, बच्चों को शिक्षा देना, जो लावारिस बच्चे हैं उनको पनाह देना, उनको जीवन में ठीक राह मिल सके, इसकी व्यवस्था के मद्देनजर वक्फ की संपत्तियों का उपयोग होना था। पर हम देख रहे हैं देश में चंद मुस्लिम नेताओं ने केवल अपने बच्चों के ऐशो आराम के लिए इन वक्फ संपत्तियों का बेजा उपयोग किया था। अब वक्फ कानून आया तो उनके पेट में दर्द हुआ था, पर आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से गलत मंतव्य से जो याचिकाएं लगाई गई थी उनको खारिज किया है। मध्य प्रदेश के भोपाल में वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दिए फैसले को लेकर मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड अध्यक्ष सनवर पटेल की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि जब हम वक्फ संशोधन कानून लेकर आए तो वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा किए हुए लोगों के पेट में दर्द हुआ। आज के फैसले से ये मुहर लगी है कि जो कानून लाया गया है वो संवैधानिक है और लोगों की भलाई के लिए है। वहीं वक्फ बोर्ड में 3 नॉन मुस्लिम होने और कलेक्टरों के अधिकार पर हमारे संवाददाता से उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। वक्फ कानून में कुछ फैसले जो हैं वो दिए हैं और सुप्रीम कोर्ट के इन तमाम सारे फैसलों पर हमारे साथ में बात करने को लेकर है मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल। उनसे बात कर लेते हैं। सर, आप लोग इस पूरे जो संशोधन में सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले आए उसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, असल में हमको देखना होगा कि ये फैसला जो आया ये कौन लोग गए थे और क्यों गए थे। भारत सरकार जब आम गरीब मुसलमानों की भलाई के लिए वक्फ कानून में संशोधन लेकर आई, जिसको हम वक्फ संशोधन 2025 कहते हैं, तो ऐसे तथाकथित लोग जो वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करके बैठे थे, करोड़ों रुपए की आय को अपने घर ले जाने का काम कर रहे थे, ऐसे सारे लोगों के पेट में दर्द हुआ और आम मुसलमानों को उन्होंने फिर से भड़काने और डराने का काम किया। साथ ही वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने इस बात को दिखाने की कोशिश की और पूरे देश के लोगों को गुमराह करने की कोशिश की कि यह कानून संवैधानिक नहीं है। लेकिन आज के इस फैसले से इस बात पर मोहर लगी कि ये कानून जो है ये लोगों की भलाई के लिए लाया गया है, यह कानून संवैधानिक है। और अब इस कानून को जब संवैधानिकता की मोहर लगी, देश के सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस बात को स्वीकार किया और फैसला दे दिया, तो अब हम इस कानून के तहत आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, देखिए, अंतिम पंक्ति के लोगों को आगे बढ़ाने का काम बीजेपी जो कर रही है, लेकिन जिस तरीके के फैसले जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से सामने आए हैं उस पर सीधे तौर पर प्रतिक्रिया देते हुए मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल नजर आए। कैमरा पर्सन इमरान के साथ दुष्यंत पारा, सर, एशियन न्यूज, भोपाल। मध्य प्रदेश के भोपाल में वक्फ बोर्ड पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए निर्णय पर पूर्व मंत्री और CWC सदस्य कमलेश्वर पटेल की प्रतिक्रिया सामने आई है। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च संस्था और हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। हमें विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय देगा वो देश की संप्रभुता और संविधान में मिले अधिकार को ध्यान में रखकर होगा। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय देगा, हम हमारे देश की सर्वोच्च संस्था है और हम सब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पे आस्था रखते हैं और विश्वास रखते हैं कि माननीय न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, वहाँ के हमारे चीफ जस्टिस जो भी निर्णय देंगे वो देश के संविधान को ध्यान में रखकर निर्णय देंगे और देश की जो संप्रभुता है, देश के जो हर वर्ग, हर धर्म को जो अधिकार मिले हैं, उनका सबका ध्यान में रख के निर्णय देंगे।
और चलिए इस बीच ग्वालियर से बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे कलेक्ट्रेट ग्वालियर में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक लेंगे। कई बड़े प्रोजेक्टों में तेजी लाने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाहा भी कर चुके हैं बैठक। तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर पहुंचे। ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाहा भी बैठक कर चुके हैं। बैठक आज ज्योतिरादित्य सिंधिया कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। ग्वालियर में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक लेंगे। कई बड़े प्रोजेक्टों में तेजी लाने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। बात करेंगे अगली खबर की। मध्य प्रदेश के भोपाल में मछली परिवार मामले की जांच अब सियासी गलियारों को भी जमकर तपा रही है। बता दें कि मामले में बीजेपी विधायक विश्वामित्र पाठक के सगे भतीजे जिनेंद्र पाठक पर मछली परिवार के साथ कारोबार करने के आरोप लगे हैं, जिसके बाद जिनेंद्र पाठक ने पूर्व मंत्री और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य कमलेश्वर पटेल को मानहानि का लीगल नोटिस थमाया है, जिस पर कमलेश्वर पटेल ने कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं। भाजपा की सरकार और नेता आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के साथ हैं। ड्रग्स अवैध व्यापार वाले लोग भाजपा से जुड़े हुए हैं और अपराधियों को भाजपा का संरक्षण मिला है। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर पलटवार करते हुए बोले, पहलगाम घटना में आम लोग और जवान शहीद हुए, कल उन्हीं के साथ मैच खेल रहे थे। देखिए, लीगल नोटिस भेज के शायद डराने की कोशिश की गई है, पर डरने का कोई विषय है ही नहीं। लीगल नोटिस तो जो बाल श्रम आयोग के जो मेंबर है प्रियंका कानून गोजी, उनको भेजना चाहिए था। पर सच्चाई तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भाजपा के नेता इस तरह के आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के साथ कहीं न कहीं इनकी संलिप्तता नजर आती है। अगर प्रियंका कानून गो ने पुलिस को बुलाया था और पूरी दास्तान बताई थी, अपने ट्विटर से पूरी ट्वीट किया था, फेसबुक पे डाला था, यहाँ तक कि मीडिया में भी बयान दिया था, तो क्या सरकार ने ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति की सिफारिश करने वाले अपराधी की खिलाफ कोई कार्रवाई की? प्रश्न तो यहाँ उठता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को जनता दर्शन के दौरान प्रदेश भर से आए पीड़ितों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान रायबरेली से आए किडनी और हृदय रोगी को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराने का निर्देश दिया। सीएम ने इलाज के लिए आर्थिक सहायता का आश्वासन भी दिया और कहा कि सरकार हर जरूरतमंद मरीज को इलाज के लिए सहायता उपलब्ध करा रही है। जनता दर्शन में बच्चों को चॉकलेट देकर सीएम ने उन्हें दुलारा और उनका हौसला बढ़ाया। भाजपा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाने जा रही है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से गांधी जयंती तक चलेगा। इस दौरान स्वच्छता अभियान, स्वास्थ्य शिविर, रक्तदान, वृक्षारोपण और संघर्ष गोष्ठियों जैसे कार्यक्रम होंगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने कार्यशाला में कार्यकर्ताओं से सक्रिय भागीदारी की अपील की। यह अभियान जिला मंडल, शक्ति केंद्र और बूथ स्तर तक चलेगा, जिससे समाज सेवा और जन भागीदारी को मजबूत करने की कोशिश की जाएगी। सबके मार्गदर्शन भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। पूरे देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर हमारे महात्मा गांधी जी की जयंती, उसी प्रकार पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी उसी दिन जयंती है। विभिन्न आयामों को तय किया गया है, विभिन्न कार्यक्रमों को तय किया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पूरा जीवन जनता की सेवा में लगा है। अभी भी वो दिन रात देश की और जनता, भारत देश की जनता की चिंता कर रहे हैं। उसको आधार मानकर और जैसा कि नाम से ही है, सेवा ही संगठन के द्वारा संगठन के कार्यक्रमों को निहित करके और पूरे अलग अलग आयाम, उसमें बहुत सारे कार्यक्रम हैं। और चलिए इस बीच राजधानी भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही। जनगणना के बाद बदलेगी जिला संभाग, तहसील की सीमाएं। जनगणना निदेशालय ने जारी किया आदेश। 31 दिसंबर तक प्रशासनिक सीमाएं फ्रीज करने के आदेश जारी किए। देश में पहली बार डिजिटल माध्यम से जनगणना होने जा रही है। मध्य प्रदेश में 1.5 लाख कर्मचारी अप्रैल 2026 से काम में जुटेंगे। तो राजधानी भोपाल से बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। जनगणना के बाद जिला संभाग तहसील की सीमाएं बदलेंगे। जनगणना निदेशालय ने ये आदेश जारी किए हैं।
31 दिसंबर तक प्रशासनिक सीमाएं फ्रीज करने के आदेश जारी किए हैं। देश में पहली बार डिजिटल माध्यम से जनगणना होने जा रही है। अगली बड़ी खबर सीहोर से है। धर्मांतरण मामले में बड़ा एक्शन। आरोपी जब्बार खान के अवैध मकान पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है। नगर पालिका अमला, पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लोग भी मौके पर मौजूद है। भारी पुलिस बल के साथ तोड़ा जा रहा आरोपी का मकान। तो सीहोर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बुलडोजर कार्रवाई चल रही है। सीहोर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां धर्मांतरण मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। आरोपी जब्बार खान के अवैध मकान पर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। नगर पालिका अमला, पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। मध्य प्रदेश के मुरैना में खाद वितरण केंद्र पर किसानों को ऊपर लाठी डंडे चले। बता दें कि किसानों के बीच टोकन लेने को लेकर विवाद हो गया, जिसकी सूचना पर जिला प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं किसानों के झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि किसान टोकन और खाद लेने के लिए रात में ही वितरण केंद्र पर आ गए थे, जिसकी वजह से लंबी लाइन लग गई और किसानों के बीच विवाद हो गया। हरदा जिले के टिमरनी थाने में पदस्थ हेड कांस्टेबल द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप पर लफ्ज जिहाद को लेकर विवादित टिप्पणी करने के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने थाने का घेराव किया। इन संगठनों ने हेड कांस्टेबल और थाना प्रभारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। जानकारी के अनुसार हेड कांस्टेबल ने व्हाट्सएप ग्रुप पर लफ्ज जिहाद को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मामला है कि हम एक मुद्दे को लेकर टीआई साहब से मिलने गए थे। टीआई साहब ने मुद्दे को न सुनते हुए और हमारा वीडियो बनाना शुरू कर दिया। इससे ऐसा प्रतीत हुआ कि भाई हम कोई जनप्रतिनिधि या भारतीय जनता पार्टी कोई पदाधिकारी नहीं, हम कोई क्रिमिनल है। विषय ये हुआ था कि एक हेड कांस्टेबल है पांडव, वो दिन में ग्रुप पे लिखते हैं कि भाई ये अगर अपनी खोटा सिक्का है तो हम दूसरे को दोष क्यों दें। वो लफ्ज जिहाद से एक मामला था उसके ऊपर। वो जाके दूसरे वार्डों में, हमारे 1 नंबर वार्ड, 2 नंबर वार्ड में जाके हमारे कार्यकर्ताओं से बोलते हैं कि आप क्यों ये हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हो, हम जय भीम वाले, अपन लोग जय भीम की पूजा करो। और हमारे पार्षद महोदय को सीधा बोलते, कहाँ गया पार्षद? बोले नालियाँ साफ नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा है। इसके पहले कोई शिकायत 2 बार मिल चुके हैं हम साहब से। एसपी साहब से भी पहले मिल चुके थे, साहब से भी 2 बार मिल चुके थे। एसडीओपी मैडम को एक बार फोन पे सूचना करने के लिए मैंने फोन किया था, मैडम ने समय नहीं दिया। आप लोग क्या मांगे? हमारी मांग ये है कि टीआई साहब लाइन अटैच हो और हेड कांस्टेबल जो है पांडव की वो सस्पेंड हो। हरदोई जिले में एक परिवार ने गांव के कुछ लोगों पर गाली गलौज करने और उनकी बेटी को भगाने का आरोप लगाया है। इस घटनाक्रम को लेकर परिजनों ने थाने का घेराव किया और सख्त कार्रवाई की मांग की। मामला पुलिस तक पहुंचने के बाद सुभाषपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनील अर्कवंशी और क्षेत्रीय नेता अजीत चौहान भी मौके पर पहुंचे और मामले पर उचित और सख्त कार्रवाई की मांग की। मुकदमा दर्ज कराने के लिए अज्ञात में, क्योंकि ये भी नहीं चाहते कि किसी तरीके से कोई दोषी के खिलाफ कोई कार्रवाई हो, जो न्याय हो। इनके साथ इनका कहने का मतलब ये था कि आखिर इनके गांव में इनके लोगों के ऊपर क्यों गाली गलौज करने आ रहे हैं लोग। भाई अगर आपका कोई किसी इस मामले में मामला नहीं था तो आप गाली गलौज करने क्यों आ रहे हैं? इनके पास वीडियोज़ हैं, ऑडियो हैं, इनके दरवाजे पर आके गाली करते हैं। तो इस तरीके का मामला आया था, तो सीओ साहब ने भी बैठकर वार्ता की और पूरा आश्वस्त किया है इस मामले में कोई भी लापरवाही नहीं करी जाएगी। किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उसकी नाबालिग पुत्री को बहका फुसलाकर ले जाया गया है। मामले में तत्काल प्रसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन स्माइल के अंतर्गत पीड़िता के बरामदगी हेतु टीमें गठित की गई, जिनके द्वारा 13 सितंबर 2025 को पीड़िता को सकुशल बरामद किया गया है। और चलिए इस बीच बुलंदशहर से बड़ी खबर सामने आ रही है। खुर्जा में पूर्व ब्लॉक प्रमुख की गला रेतकर हत्या। दुकान के पीछे बने मकान में शव मिला है। बच्चों के साथ दिल्ली में रहती थी पत्नी। जाहिदपुर स्थित मकान में अकेले रहते थे विनोद चौधरी।
आज दिनांक 15 सितंबर को सुबह लगभग 9:15 बजे यूपी 112 के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र खुर्जा के जाहिदपुर अड्डे के पास एक घर में एक व्यक्ति का शव है। सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी खुर्जा नगर एवं खुर्जा सर्किल के अन्य थानों की पुलिस, फील्ड यूनिट एवं उच्च अधिकारियों के द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल प्रारंभ की गई है। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। घटनास्थल निरीक्षण से कुछ महत्वपूर्ण सुराग अभी हाथ लगे हैं, जिन पर काम किया जा रहा है। बहुत जल्द ही घटना का अनावरण करते हुए दोषियों को गिरफ्तार किया जाएगा।